आज का हमारा रिवीजन टॉपिक है रेडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैथोड इज ऑलवेज। अब देखो, ये आईयूपीएससी का कन्वेंशन है, आईयूपीएससी का डेफिनेशन है कि कैथोड हमेशा उसे माना जाता है जहाँ पे रिडक्शन होता है, और एनोड उसे माना जाता है जहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए यहाँ पे कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। मतलब 1 का आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करेक्ट फॉर ए वर्किंग गैल्वेनिक सेल। अब देखो, गैल्वेनिक सेल मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये फिक्स है कि जो एनोड है वो निगेटिव होगा, जो कैथोड है वो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा वो एनोड टू कैथोड होगा, ठीक है। और जो करंट का फ्लो होगा वो कैथोड टू एनोड होगा। किसके थ्रू होगा, एक्सटर्नल सर्किट वायर के थ्रू होगा। पहला ऑप्शन एनोड इज निगेटिव इलेक्ट्रोड सही है। करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड गलत। करंट जो होता है कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये लाइन सही है, लेकिन यहाँ इसने लिख दिया क्या, थ्रू सॉल्यूशन, इसलिए गलत हो गया। एंड ई सेल इज निगेटिव, ये भी गलत है। वर्किंग सेल है तो कुछ आउटपुट तो आना पड़ेगा ना, तो ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। सो आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए स्पून ऑफ कॉपर मेटल इज प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। मतलब मेरे पास एक Fe2+ का सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें बोला गया है कॉपर डालने को। अब देखो, अगर कॉपर और मेटल को मैं एक साथ डालता हूं और स्पॉन्टेनियस सेल बनाना है तो ये डाटा यूज में लेना पड़ेगा। मैं आपको वैल्यू याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमने डी ब्लॉक में पढ़ा है कि जो E0 कॉपर का होता है Cu2+ के लिए वही पॉजिटिव होता है 0.34, बाकी सारे लोग निगेटिव है। तो यहाँ पे मैग्नीज भी होता है या आयरन होता है या क्रोमियम होता है, सबके लिए डाटा तो सेम ही रहना है कि E0 जो Cu2+ का होता है वो ज्यादा होगा, और जो ज्यादा होगा वो कैथोड बनेगा, ठीक है। तो अगर इन दोनों को, कॉपर को और आयरन को अगर बना के हमें गैल्वेनिक सेल बनाना है जो स्पॉन्टेनियसली काम करे, तो उसमें एक चीज होना पड़ेगा, ये एनोड बनेगा, ठीक है, और ये कैथोड बनेगा। तो कैथोड बनेगा तो रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का, और ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए, आयरन का। यहाँ सॉल्यूशन में उल्टा है, आपके पास Fe2+ है और कॉपर है। अब कॉपर तो रिड्यूस होगा नहीं, बिकॉज रिडक्शन किसका होना था, Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिखते तो कॉपर होता। और आयरन का अगर ऑक्सीडेशन है तो Fe ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता, Fe2+ बनाता, ठीक है। तो ये वाला तो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आपके सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर है और Fe2+ है, तो Fe2+ का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा और कॉपर का फर्दर रिडक्शन नहीं होगा, मतलब कोई काम ही नहीं हो सकता। अगर यहीं पे ऐसा लिखा होता कि मैं आयरन रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूंगा तो मेरा काम हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, बिकॉज जो चीज हमें करना है उसका अपोजिट चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 4, standard reduction electrode potential of three metals A, B and C are this and this, reducing power हमें कंपेयर करना है। तो देखो, सिंपल सा पॉइंट है, जिसका निगेटिव E0 वैल्यू होता है रिडक्शन पोटेंशियल का वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो सबसे निगेटिव कौन है, 3, मतलब B सबसे आगे होगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा, मतलब आंसर क्या बना, A। Question number 5, the E0, M3 plus to M2 plus value of chromium, manganese, iron and cobalt are this and this. For which one of these metals the change in oxidation state plus from +2 से +3 is easy। अब देखो, +2 से हमें कहाँ जाना है, +3 जाना है, मतलब ऑक्सीडेशन होना है, और ऑक्सीडेशन उसी का होगा जो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो जो जितना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब जिसका E0 आरपी वैल्यू जितना निगेटिव होगा, उसके लिए ये प्रोसेस उतना इजी होगा। तो देखो, सबसे निगेटिव कौन है, पहला वाला, पहला कौन है, क्रोमियम, मतलब आपका आंसर क्रोमियम हो गया। इसी को मैंने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है, फॉर इजी चेंज फ्रॉम +2 टू +3 बेटर रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड, सो हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ E0 इजियर द कन्वर्जन फ्रॉम +2 से +3, ठीक है। जितना E0 नेगेटिव उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 6, विच सेट ऑफ रिलेशनशिप कुड अप्लाई टू स्पॉन्टेनियस। अब देखो, स्पॉन्टेनियस का मतलब है कुछ ईएमएफ आना पड़ेगा, मतलब E0 सेल क्या होगा, ग्रेटर देन 0 चाहिए, और अगर E0 सेल ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा G0 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये कंडीशन देखना हमें, E0 ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा G0 लेस देन 0, तो आंसर क्या बना, डी। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा G इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड E0 सेल। तो देखो,
डेल्टा जी और ई नॉट का तो मैंने रिलेशन बता ही दिया। अब के का क्या रिलेशन है, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के होता है। तो अगर डेल्टा जी को निगेटिव होना है तो के को ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला चीज पूछा डेल्टा जी निगेटिव कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ग्रेटर देन 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ई नॉट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब आंसर क्या हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 8, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज दिस फॉर द सेल। अब देखो मैंने यहाँ पे सेल रिएक्शन लिख दिया, ये एनोड का है और ये वाला जो है वो कैथोड का है। ओवरऑल रिएक्शन ये है, यहाँ पे एन जो बना वो 2 बना। तो हमें के दिया गया है, ई नॉट पूछा है, तो ई नॉट का फॉर्मूला यही तो होता है 0.059 बाई एन इंटू लॉग के। तो यहाँ पे वैल्यू बैठाएंगे तो क्या आएगा 0.579, मतलब हमारा डाटा जो आ रहा है वो कौन आ रहा है, सी को सपोर्ट कर रहा है। मतलब आंसर क्या हो गया, सी। आपको इक्वेशन लिखना चाहिए एनोड और कैथोड का, और वहां से एन मतलब नंबर ऑफ कॉमन इलेक्ट्रॉन्स निकालना है जो दोनों में इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द सेल Zn2 प्लस C1 सॉल्ट ब्रिज Zn2 प्लस C2 टू Zn। अब देखो जब आपका एनोड और कैथोड सेम मटेरियल का बना होता है तो रिएक्शन तो सेल को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल, और इस सेल का जो ईएमएफ होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्रिवन होता है, मतलब कंसंट्रेशन डिफरेंस के कारण होता है। अब हमें पता है कि एनोड जो होगा वहां पे जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है, और जो कैथोड है कैथोड पे Zn2 प्लस जाके जिंक बनाएगा। तो अगर इस सेल को स्पॉन्टेनियस करना है तो एनोड में ये ज्यादा होना चाहिए और कैथोड में ये ज्यादा होना चाहिए। हमें कंपेयर करने के लिए बोला गया C1 C2 क्या है, C1 है Zn2 प्लस का एनोड पे कंसंट्रेशन और C2 यहाँ पे लिखा गया है। तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज आपको कंज्यूम करना वो ज्यादा होना चाहिए। तो कैथोड पे कटायन का कंसंट्रेशन एनोड से हमें ज्यादा मिलना पड़ेगा, तभी सेल मेरा स्पॉन्टेनियस बनेगा। देखो डेल्टा जी निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस लिखा, तो मतलब क्या हो गया, C2 ग्रेटर देन क्या आएगा, C1 आएगा। मतलब आंसर क्या हो गया, सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। अब देखो सारे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस देगा या जो सबसे ज्यादा चार्ज प्रोड्यूस करेगा उसी का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, किसमें, डी ऑप्शन में। तो आंसर क्या बनेगा, डी। जो ब्रैकेट के बाहर है वही आपका आयंस के फॉर्म में रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl KNO3 एंड AgNO3 आर गिवन। हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। तो कोलराउस लॉ यूज करना है। बेसिकली आपको इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, तो AgCl चाहिए मतलब Ag प्लस चाहिए और Cl माइनस चाहिए। Ag प्लस कहाँ पे है, इसमें, इसलिए मैंने पहले AgNO3 को ऐड किया, और इसमें क्या मिला, Cl माइनस, और एक्स्ट्रा क्या क्रिएट हुआ, K प्लस और NO3 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपको ये कैलकुलेशन होकर क्या आता है, तो आंसर क्या बना, बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयन। बिल्कुल सही बात है, जो बड़ा आयन होता है वो धीमे धीमे मूव करता है, उसका आयनिक मोबिलिटी कम होता है, तो कंडक्टिविटी भी कम प्रोड्यूस करता है। तो मेरे से नॉट करेक्ट पूछा है, तो पहला तो सही है स्टेटमेंट। कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब विस्कोसिटी क्या होता है, तो विस्कोसिटी का मतलब होता है डेंसर सॉल्यूशन जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो, और जिसका विस्कोसिटी हाई होता है उसमें आयंस का मूवमेंट स्लो होता है, तो कंडक्टिविटी भी कम होता है। मतलब ये वाला सेंटेंस भी सही है। कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस, नहीं, जितना ज्यादा सॉल्वेशन उतना आपके आयंस का साइज ज्यादा, जितना आयंस का साइज ज्यादा होगा उतना कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। तो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन बोलते हैं। हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगा। इसने लिखा डज नॉट डिपेंड, मतलब ये गलत हो गया, तो यही आपका आंसर होगा। बाकी नीचे लिखा है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से सबका मोबिलिटी बढ़ता है, तो आपका कंडक्टिविटी भी चेंज होगा। 13, ionic conductance of H plus and SO4 2 minus at infinite dilutions are X and Y Siemens centimeter square per equivalent। तो हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा H2SO4 का इनफाइनाइट। तो देखो बात है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या है कि किसी भी कंपाउंड का अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है तो उसके एक इक्विवेलेंट में जितने भी आयंस है सबके एक एक इक्विवेलेंट का ऐड करना है। तो H2SO4 अगर ब्रेक हुआ तो क्या मिलेगा, 2H प्लस मिलेगा एंड SO4 2 माइनस मिलेगा। तो ये नंबर मेरे काम का नहीं है 2H प्लस,
काम का है कि मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे H+ मिल रहा है और सल्फेट आयन मिल रहा है। तो मैं ऐसा बोलूंगा H2SO4 के एक इक्विवेलेंट में एक इक्विवेलेंट H+ है और एक इक्विवेलेंट सल्फेट आयन है, इसलिए मैं H+ और सल्फेट आयन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डायरेक्टली ऐड करूंगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो गया, x और y ऐड करके x+y हो गया। तो आंसर क्या बना, ए। क्वेश्चन नंबर 14, द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा करने का पहले भी एक क्वेश्चन आया था, मैंने क्या बोला था, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो। ठीक है, अब ये सारे ही जो है वो एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव है, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ H+ ज्यादा मिलेगा। तो हमें पता है कि फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट होता है, क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो दो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होगा एक फ्लोरीन या एक क्लोरीन से। तो ये एसिडिक नेचर है बेस्ड ऑन माइनस आई इफेक्ट। इन तीनों में माइनस आई लग रहा है और इसमें क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है। माइनस आई एसिडिक बढ़ाता है, प्लस आई एसिडिक कम करता है। तो जो ज्यादा एसिडिक है उसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होगा, कंडक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आंसर क्या बना, डी। 15, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर से कोलराउस लॉ का क्वेश्चन है, हमें निकालना है एसिटिक एसिड का। तो हमने यहां से H+ निकाला और यहां से हमने एसीटेट आयन निकाला, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आएगा, 390.5 अप्रोक्स, यही कैलकुलेशन करके आएगा। तो 15 का आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 16, द टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मिलीमोल ऑफ एल्युमिनियम मेटल बाय द पैसेज ऑफ 9.65 एम्पियर थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम आयन। अब देखो यहाँ पे हमें चार्ज दिया, करंट दिया गया है, टाइम पूछा है। तो फेराडेज का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, और फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि आप जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट करोगे उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चार्ज के इक्विवेलेंट के बराबर होगा, जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे आएगा, तो Q बाई 96,500, मतलब कितने फेराडेज है। तो I इंटू टी बाई 96,500 इक्वल टू n फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 मिली मोल, इसलिए 10⁻³ पुट किया, तो टाइम निकल के आता है 30 सेकेंड। मतलब आंसर क्या हो गया, ए। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडक्शन प्रोसेस। देखना है किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन डिक्रीज किस में हो रहा है, क्लोरीन वाले में हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया, बी। बाकी सब में ऑक्सीडेशन है। 18, ए रिड्यूसिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन। तो देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को तो ऑक्सीडाइज करता है। सॉरी यहाँ पे गलती लिखा हुआ है ये नहीं होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस सेल्फ, खुद का ऑक्सीडेशन करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, बी। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो नहीं होगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। तो डी आंसर में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब में हो रहा है। 20, विच चेंज रिप्रेजेंट एन ऑक्सीडेशन। तो फिर से आपको क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो रहा है, बी ऑप्शन में हो रहा है, वहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो आंसर क्या बना, बी। 21, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, लोएस्ट में है तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो यहाँ लिखा है रिड्यूसिंग का काम नहीं करना चाहिए, तो जो केवल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वो कभी रिड्यूसिंग का काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। सल्फर +4 में हाईएस्ट नहीं है, नाइट्रोजन +4 में हाईएस्ट नहीं है, कार्बन +4 में ये इसका मैक्सिमम है, तो यही आंसर होगा। क्लोरीन यहाँ पे अपने +3, ऐसे जैसे COO2 माइनस होता है, तो ये +3 जैसा होगा, तो ये भी उसका हाईएस्ट +7 होता है। ठीक है, तो आंसर क्या बना, सी। कोई भी कंपाउंड अगर किसी एलिमेंट को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रखा है तो वो फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही केवल करेगा, रिड्यूसिंग का काम नहीं करेगा। और अगर लोएस्ट में है तो केवल रिड्यूसिंग का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग का काम नहीं करेगा। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से भाई जो केवल अपने मैक्सिमम में हो, तो कौन है, मैग्नीज यहाँ +7 में है, तो आंसर ए हो गया। 23, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन AgCO4।
मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको, ये -1 आंसर आएगा, आंसर बी हो गया। 24 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HNC। अब देखो इसमें आप फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज नाइट्रोजन और कार्बन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट ही वेरिएबल होता है, तो आपको स्ट्रक्चर वाइज जाना पड़ेगा। ये इसका स्ट्रक्चर है और कॉन्सेप्ट क्या है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो नेगेटिव लेता है, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो पॉजिटिव लेता है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है इसलिए +1 और -1 हुआ। नाइट्रोजन कार्बन के बीच में 2 कोवलेंट बॉन्ड है इसलिए ये +2 हुआ, ये -2 हुआ। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डायरेक्शन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे कोई इसके कारण नहीं आता चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता, इसलिए कार्बन +2 होगा, नाइट्रोजन ओवरऑल ऐड होकर -3 हो गया, हाइड्रोजन +1 हो गया। तो आंसर क्या बनेगा, ए। 25 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। एक रेडीमेड क्वेश्चन है, तो इसमें क्लोरीन का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है बिकॉज इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो OCl माइनस होता है उसमें क्लोरीन +1 होता है और बाहर में जो Cl है वो -1 होता है, इसलिए आंसर क्या बनेगा, -1 एंड +1। 26 द वैल्यू ऑफ n इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इलेक्ट्रॉन का चेंज निकालना है, 6 आएगा, मैंने आपको लिख के दे दिया है कैसे कैलकुलेशन करते हैं। 27 if m represent molecular mass of Mn3O4 then what will be its equivalent mass if it undergoes disproportion reaction। अब देखो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन निकालने का क्या तरीका है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में आप n फैक्टर कैलकुलेट करो, ठीक है। n फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय सिंगल मॉलिक्यूल। तो एक Mn3O4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे 13 आया और यहाँ पे कितना आया, 2 आया, तो इसका यहाँ पे n फैक्टर हो गया 13 और यहाँ पे n फैक्टर हो गया 2। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है 1/n इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2। तो यहाँ से इसका ओवरऑल n फैक्टर कितना है, 26/15। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू m/n फैक्टर, तो ये आपका आता है 15m/26, मतलब आंसर क्या हो गया, सी। 28 इन एसिडिक मीडियम द रिएक्शन MnO4- टू Mn2+, तो +7 से कहाँ जा रहे हैं, +2, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिड्यूस होगा, तो रिडक्शन बाय 5 इलेक्ट्रॉन, आंसर क्या हो गया, डी। 29 द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिफेटिक एसिड्स आर यूजुअली लोअर देन दोज ऑफ एरोमेटिक एसिड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। सही बात है। अब इसका रीजन क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है द प्लानर बेंजीन रिंग इन द एरोमेटिक एसिड्स कैन फिट मोर क्लोजली। जितना ज्यादा सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है उतना बेटर पैकिंग फ्रैक्शन होता है, उतना हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये रीजन भी सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये पॉइंट, ये फैक्ट याद भी रखना पड़ेगा कि एलिफेटिक वालों का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है एरोमेटिक वालों से। 30 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। सही बात है। रीजन द कार्बोक्सिलेट आयन इज लेस स्टेबलाइज्ड देन फिनॉक्साइड आयन। ये गलत बात है, स्टेबिलिटी में कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा होता है फिनॉक्साइड आयन से बिकॉज इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो गया, सी। 31 कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन aldehydes। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन aldehyde, कीटोन एंड इवन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। सही बात है। रीजन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत एक्सटेंसिव होता है। इसका रीजन क्या लिखा हुआ है, देयर इज मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही बात है, आंसर क्या हो जाएगा, ए। 32 CH3 CCO2H does not give HBZ reaction at it does not have alpha hydrogen। ये मतलब अल्फा हाइड्रोजन। सही बात है। इन HBZ रिएक्शन अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से ऑप्टेन। ये HBZ रिएक्शन है, देखो ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे एक हेलोजन आ गया तो ये अल्फा हेलोजिनेशन हो गया। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए काम नहीं हो पाएगा। तो ये भी सही है, दोनों ही सही हो गए, मतलब आंसर क्या बना, ए। 33 A bright silver mirror is produced during the warming of an aldehyde with freshly prepared ammonical silver nitrate। मतलब टॉलेंस टेस्ट की बात कर रहा है। सही बात है। टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन aldehyde एंड कीटोन। ये भी सही बात है, तो दोनों ही सही हो गए, आंसर क्या बन गया, ए। 34 ए सेकेंडरी अमाइन इज, मैंने यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का स्ट्रक्चर लिख दिया। 1 डिग्री में 1 R होता है, 2 डिग्री में 2 R होता है और 3 डिग्री में 3 R होता है। अब देख लो कौन सी बातें कर रहा है, तो डी ऑप्शन ये बातें कर रहा है। 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 R ग्रुप या 2 अल्काइल ग्रुप या 2 एराइल ग्रुप लगाना है, तो आंसर क्या बनेगा, डी। 35
टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एन अमाइन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे टोटल पूछा है, स्ट्रक्चरल पूछा है, मतलब मुझे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे अमाइंस बोलना है, तो इसने कोई अमाइंस का नाम नहीं पूछा है। तो देखो 1 डिग्री में 4 पॉसिबिलिटी है, 2 डिग्री में 3 पॉसिबिलिटी है और 3 डिग्री में 1 पॉसिबिलिटी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। 36 इन द गिवन रिएक्शन सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। NH3 एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, सही बात है, बिकॉज NH3 इस पे अटैक करता है, SN2 रिएक्शन होता है और काम हो जाता है। इन दिस रिएक्शन RX इज द न्यूक्लियोफाइल, गलत, RX इलेक्ट्रोफाइल है। R4N plus X minus इज कॉल्ड एज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ये भी सही बात है। आंसर क्या हो गया, बोथ A and C, D। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज फॉर्म इन द गिवन रिएक्शन। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है और वो एमाइड को कन्वर्ट करके प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। 38 रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, मैंने दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया। ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड है और ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, तो इसमें क्या बना, CH3NH2, इसमें बना CH3CH2NH। दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप सेम है, प्राइमरी एमाइन है, बट दोनों में एक CH2 का डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में होमोलॉग्स हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट मासेज में डिफरेंस हो तो उनको होमोलॉग्स बोला जाएगा। 39 गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ। अब देखो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, ये एक SN2 रिएक्शन का टाइप है और SN2 रिएक्शन कभी भी एरोमेटिक हैलाइड्स नहीं देता है या विनाइलिक हैलाइड्स नहीं देता है, और ऊपर से पॉइंट है कि ये जनरली 1 डिग्री होता है, मतलब एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन बनाने के लिए काम आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा ए। सेकेंडरी नहीं बनता, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, बिकॉज ये आर कभी एराइल ग्रुप नहीं हो सकता, बिकॉज ये रिएक्शन SN2 का टाइप है, और एराइल हैलाइड या एराइल ग्रुप जो होता है वो तो ना तो SN1 देता है ना ही SN2 देता है। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो देखो ये दो टाइप के कंपाउंड, एमाइड, और अगर मैं एक H को हटा के एक X लगा दूं तो हो जाएगा, तो यहाँ पे NH एक H को हटा के Br लगाया हो तो होगा, ये एमाइड ही है, हो जाएगा। यहाँ पे NHCH3 हो गया, ये CH3 नहीं देगा, 2 डिग्री एमाइड नहीं देता, प्राइमरी एमाइड देता है, और ये भी देगा, तो पूछा नॉट अंडरगो, मतलब आंसर क्या हो जाएगा सी। 41 फिर से हॉफमैन ब्रोमाइड ही है, कंपाउंड ए पूछा है, तो डिग्रेडेशन है, एक कार्बन हटा दो, CH3CH2NH2 बनेगा, ये बना। अभी बेस है, ऑप्शन में क्या लिखा है, लिटमस का टेस्ट दिया है, तो देखो बेस का होता है कि बेस रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है और एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट, बिकॉज अमाइन एक बेसिक है इसलिए रेड को ब्लू में ले जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा बी। 42 विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लिस्ट बेसिक। तो लिस्ट बेसिक वो होगा जो डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सारे ही लोकलाइज्ड है, डी ऑप्शन एनिलीन जो है डीलोकलाइज्ड है, तो यही आपका आंसर होगा। 43 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम में जो बेसिसिटी ऑर्डर होता है डिपेंड करता है आर ग्रुप कौन है, और यहाँ सारे ऑप्शन में मिथाइल है, तो अगर आपका आर ग्रुप मिथाइल है तो होता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और अगर आपका आर ग्रुप इथाइल या प्रोपाइल हो तो फिर हो जाएगा 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। तो फिलहाल अभी जो आंसर होगा वो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री होगा, तो वो कहाँ पे है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, मतलब आंसर डी है। 44 हिंसबर्ग रिएजेंट इज। तो जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को डिफरेंशिएट कराता है, तो ये कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। 45 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोकलाइज्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोकलाइज्ड उसको बोलते हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यहाँ रेजोनेंस होगा, मतलब ये लोकलाइज्ड नहीं है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा इस लोन पेयर के कारण, मतलब ये वाला जो है ये लोकलाइज्ड है। यहाँ पे लोन पेयर पूछा है, लोन पेयर तो यहाँ है नहीं, खैर यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी डीलोकलाइज्ड है, और ये जो लोन पेयर है ये भी डीलोकलाइज्ड है, तो आंसर क्या बनेगा बी। तो ये था आज का सॉल्यूशन, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं फिर से 45 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।